नमस्कार, आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को मिली चुनौती की। दरअसल लगातार विवादों में रहने वाले बागेश्वर सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। वजह है उनको मिलने वाली चुनौती। दरअसल नागपुर पहुंचे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भागवत कथा के बाद दिव्य दरबार लगाया था, जिसकी वजह से बाबा को चुनौती का सामना करना पड़ा। नागपुर की एक समिति जो जादू टोने के खिलाफ अभियान चला रही है, उसने बाबा के दिव्य चमत्कारी दरबार पर सवाल खड़े कर दिए और कुछ भी सच बताने की चुनौती दी। साथ में 30 लाख रुपए देने की बात भी कही। कहा कि अगर 90% तक भी वो हमारी बातों को सही बता देंगे तो हम 30 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन चुनौती स्वीकार करने के बजाय धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बाबा के दिव्य चमत्कारी दरबार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या धर्म की आड़ में भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके मुद्दे में आज बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार को मिली चुनौती पर करेंगे सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। बाबा का दिव्य दरबार, सवालों में बागेश्वर सरकार, कथा के बाद जादू टोना और अर्जी, बाबा के चमत्कार को चुनौती। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चा में हैं, या यूं कहें कि एक बार फिर पंडित धीरेंद्र शास्त्री विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। विवादों का कारण है बाबा को दी गई एक चुनौती। दरअसल नागपुर में भागवत कथा करने पहुंचे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कथा के बाद दिव्य दरबार लगाया, जिस पर नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने सवाल खड़े कर दिए हैं। समिति ने आरोप लगाया है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार के दावे कर कानून का उल्लंघन किया है। उनका दिव्य दरबार नागपुर में 7 और 8 तारीख को लगा। अगर दिव्य दरबार 7-8 तारीख को नहीं होता तो उन पर कोई भी कानूनन कार्रवाई मेरे लिए संभव नहीं थी। ये जो जादू टोना विरोधी कानून है, उसके तहत काफी चीजें उन्होंने उनका उल्लंघन किया है इस दिव्य दरबार में। ये बहुत कड़ा कानून है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव के मुताबिक संविधान में राम कथा या धर्म का प्रचार प्रसार करना कोई गलत नहीं है, ये सभी का अधिकार है। लेकिन धीरेंद्र कृष्ण ने नागपुर के रेशम बाग मैदान में 7 और 8 जनवरी को आयोजित दिव्य दरबार में चमत्कारी दावे कर कानून का उल्लंघन किया है, जिसका वीडियो भी उनके पास है। साथ ही समिति ने बाबा को दिव्य दरबार में सब सच बताने पर 30 लाख रुपए तक की चुनौती दी है। इतना ही नहीं, बाबा के जादू टोने को लेकर समिति ने पुलिस से मांग की है कि धीरेंद्र कृष्ण पर कार्रवाई हो। भाई, हम आपके सामने 10 लोग रखेंगे, ये 10 लोगों के आप नाम बताइए, उनके पिताजी का नाम बताइए, उनकी उम्र बताइए और उनके मोबाइल नंबर बताइए। आपका दावा है कि आप भक्तों के घर में जाते हो, कौन से रूम में कौन सी चीज कौन से अलमारी में रखी है कहते हो। इसको क्लेरोवांस कहते हैं, दिव्य शक्तियां कहते हैं। ये दिव्य शक्तियां सिद्ध कीजिए। जहां ये चैलेंज कंडक्ट किया जाएगा, नागपुर के सभी सम्रांत पत्रकारों के सामने कंडक्ट किया जाएगा। उनके पास में ही जो रूम होगी, वहां पर हम 10 चीजें रखेंगे, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और आप उनको पहचान कर बताइए। अगर आप 90% भी करेक्ट रहते हो तो आपको 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा हमारे संगठन का। खुद को चुनौती मिलने पर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार किया है और उन पर सवाल खड़े करने वालों को धर्म विरोधी बताया है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है, वे तो हनुमान जी के भक्त हैं और लोग अपनी श्रद्धा से उनके पास आते हैं। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000। और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। हाँ, और ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गो तू, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। हालांकि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं।
अब वे कानून के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। नागपुर की समिति का कहना है कि जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए अब ये भी बता देते हैं कि क्या कहता है जादू टोना विरोधी कानून। 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान, 5 से 10,000 से ज्यादा तक के दंड का प्रावधान। 8 साल में करीब 2,000 लोगों पर केस चल रहा है। कई लोग जेल में हैं, कई सबूत के अभाव में छूट गए हैं। 2013 में सभी पार्टियों के समर्थन से कानून बना था। डिग्रीधारी डॉक्टरों के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर इलाज करता है तो वो अपराधी है। जादू टोना विरोधी एक्ट महाराष्ट्र का है। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केंद्र सरकार का है। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत 6 महीने से 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस एक्ट में भी जुर्माने का प्रावधान है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का दावा है कि उसने कई बाबा और तांत्रिकों की पोल खोली है। ये समिति पिछले 40 साल से काम कर रही है। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साफ कर चुके हैं कि उनके पास कोई चमत्कार या दिव्य शक्ति नहीं है। वे गद्दी लगाकर बैठते हैं। उन पर गुरु कृपा और राम नाम का प्रभाव है। हनुमान जी की कृपा से सब कुछ होता है। ऐसे में देखना होगा कि चमत्कार को चुनौती देने का ये मामला कब शांत होता है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। पंडूखर सरकार जी हैं, पीठाधीश्वर हैं पंडूखर धाम के। महामंडलेश्वर श्री संतोषानंद सरस्वती जी हैं, हमारे साथ धर्मगुरु हैं। श्याम मानव है, संस्थापक हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के, जिनकी तरफ से शिकायत भी की गई है। और कानूनी पक्ष समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अश्विनी दुबे जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत पंडूखर सरकार जी आपसे ही, क्योंकि आप भी लोगों के मन को पढ़ लेते हैं, उनकी समस्या बता देते हैं। तो चुनौती दी जा रही है श्याम मानव जी की तरफ से, इसे किस तरीके से देखते हैं आप महाराज जी? अपन नहीं करायचं। ठीक है, मैं दोबारा से जुड़ने की कोशिश करता हूं। तब तक मैं श्याम मानव जी, ये तो बहुत पहले से वो इस तरह के दिव्य दरबार लगा रहे हैं। आप लोगों को अब क्यों लगा कि इस पर शिकायत होनी चाहिए, और शिकायत में आपने क्या कहा है, और आगे इसका प्रोसेस आप कहां तक ले जाना चाहते हैं? श्याम मानव जी तक भी शायद ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। अश्विनी जी, आप तक ऑडियो पहुंच रहा है? जी बिल्कुल लोकेश जी, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। ठीक, अश्विनी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा मामला कानूनी भी है और इसमें हमने जो कानून है उनका भी जिक्र किया सर अभी। तो क्या वाकई इसमें आपको लगता है कि कोई सजा हो सकती है बाबा को, क्योंकि वो तो बहुत सालों से, और उससे पहले उनके जो बाबा थे वो इस तरह का दरबार लगा रहे थे। तो क्या ये वाकई जादू टोना या कुछ ऐसा गलत हो रहा है जिसपे कानूनी कार्रवाई हो सकती है? लोकेश जी, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पूरे देश में महाराष्ट्र और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसे कानून हैं जो जादू टोना के निषेध और उन्मूलन की बात करते हैं, और उस पर कानून है जिसको कहते हैं जादू टोना के निषेध उन्मूलन पर महाराष्ट्र अधिनियम 2013, खास तौर से मानव बलिदान, अन्य अमानवीय और अपमानजनक प्रथाओं और जादू टोना के निषेध के लिए। उसमें कुल 12 बातें कही गई हैं। ये समझना होगा कि क्या कोई भी एक्ट जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का है वो उस श्रेणी में आता है कि नहीं है। पहला क्या है कि भूत भगाने के बहाने रस्सी जंजीर से भागना। दूसरा, तथाकथित चमत्कारों के प्रयोग करने वाले, उनसे धन कमाने वाले और ऐसे तथाकथित चमत्कार करने वाले व्यक्ति प्रचार द्वारा लोगों को धोखा देना, यानी कंप्लेनेंट होना चाहिए कि किसको धोखा दिया है। तीसरा, अलौकिक शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए जीवन को खतरे में डालने पर शरीर पर प्राणघातक घाव देना। कीमती सामान, छिपे हुए खजाने, संसाधनों की खोज। फिर 5वां, अलौकिक शक्तियों का नाटक करना, यह धारणा बनाना कि अलौकिक शक्तियां किसी व्यक्ति में संचारित हो रही, डराना धमकाना, यह कहना कोई व्यक्ति जो जादू टोना टोटका करता है। 7वां, व्यभिचार, करणी, टोना टोटका, मंत्रों की सहायता से भूत प्रेत दैत्यों से अपील, किसी व्यक्ति को कुत्ते सांप बिच्छू ने काट के चिकित्सा से रोकना और सुझा के उस तरह का इलाज।
उंगली की सर्जरी, अलौकिक प्राणी अवतार की बात करना, और ऐसे 12 चीजें। इनमें 12 चीजों में से किसी एक का अगर वायलेशन हो तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के कानून के मुताबिक अपराध हो सकता है। परंतु यह बात यहां जानना होगा कि उसके लिए एक कंप्लेनेंट होना चाहिए, यह बात जानना होगा कि मोटिव होना चाहिए, और कोई व्यक्ति इस तरीके से धोखाधड़ी का शिकार हुआ है, उसके साथ इस तरह का कोई कृत्य हुआ है। तीसरा, वो व्यक्ति दावा करता हो कि उसके पास ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं, वो ये कहता हो कि वो वाकई में ऐसी ज्ञान है, ऐसे गुण है उसके पास, जो इन 12 के 12 चीजें, जैसे अंधविश्वास में किसी की बात को समझ लेता है, या किसी को चिन्हित कर ले, उसके मन की बात जान लेता है, या उसको अंधविश्वास के रूप में कुछ और बातें करता है, बताता है, और प्रेरित करता है, प्रकाशन करता है, जादू टोना पर कुछ वितरण करता है और सहयोग करता है ऐसे कामों के लिए, तो अपराध पंजीबद्ध हो सकता है। समय समय पर इस तरह की बातें उठती रही हैं, लेकिन देखा जाता है कि अदालतों में इस तरह के लोग सामने आते नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्ट की, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की बात है। वहां पर क्या एक भी ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि तुम आओ और अपने मन की बात हमारे पास कहो, या अपनी बात बताओ और हम तुम्हें बता दें? कोई एक संस्था अचानक से जाती है, कहती है कि हम 30 लाख रुपए का आपको पुरस्कार घोषणा करते हैं, आप 12 बातें बता दो, तो ये तो बोली लगाने की बात हो। बात तो तब आती या ऑफेंस तब कमिट होता जब कोई वो कहते कि तुम लोग मेरे पास आओ और मैं तुम जो बातें जानना चाहते हो मैं बताता हूं, और मेरे पास कोई अलौकिक शक्ति है। वो अलौकिक शक्ति होना, उस अलौकिक शक्ति के बारे में प्रचारित करना, उस अलौकिक शक्ति पर दावा करना, ये बातें हैं। तो अभी तक जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स ये कि एक संस्था जाती है, संस्था कहती है कि हम पैसा दे रहे हैं और तुम ब्रैंडमली चीजों को बताओ। तो यहां पर दोनों के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा कुछ वहां पर कोई ऐसा इस तरह से सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था जो ये कहता हो कि जो महाराष्ट्र का कानून है उसका वायलेशन होता। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पर ऑफेंस होगा, लेकिन अगर नहीं है तो उस श्रेणी में अभी की तारीख में कोई अपराध कारित नहीं है। बाकी आगे पता चलेगा कि इन्वेस्टिगेटर उसमें क्या ऑफेंस लेते हैं। परंतु हाँ, ये बात जरूर है कि भारत में जादू टोना और अंधविश्वास से संबंधित अपराधों के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है। साल 2016 में डायन शिकार निवारण विधेयक, लोकेन जी, जिसको प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ। और वो जो ड्राफ्ट था वो किसी महिला पर डायन का आरोप लगाने या महिला के खिलाफ आपराधिक बल का उपयोग करने या जादू टोना करने के बहाने यातना देने या अपमान करने के लिए दंड करने का प्रावधान करता था। अब हम आ जाते हैं भारतीय दंड संहिता में, जो इंडियन पीनल कोड है। इंडियन पीनल कोड की धारा 302, अगर मान लीजिए मानव बलि आ गया तो वहां होगा, लेकिन हत्या होने के बाद ही। और 295 ऐसी प्रथाओं को हतोत्साहित करती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A सब क्लॉज H भी भारतीय नागरिकों के लिए वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करने की बात करती है और मौलिक कर्तव्य बनाता है। तो इस तरीके से अगर या तो 2 बातें हैं, या तो कोई चीटिंग हुई, कोई व्यक्ति आया कि मुझसे धोखा देकर पैसा लिया। सर, आपने जो एक पॉइंट कहा, मैं उस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं श्याम मानव जी का, वो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम मानव जी, इसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो वो ये दावा नहीं कर रहे कि आप आइए मेरे पास, जैसा कि अभी वकील साहब बता रहे थे, आप रैंडमली आए हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं। किसी ने कंप्लेन की क्या आपसे आकर कि भाई मेरे को धोखा मिला है, यहां पर मेरे साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कानून के खिलाफ हुआ है? ये तो आप चैलेंज कर रहे हैं, और वकील साहब ने इसमें ये कहा है कि इसमें शिकायतकर्ता का होना बड़ा जरूरी है। वकील साहब ने क्या क्या बातें कही मुझे तो पता नहीं है, थोड़ी बहुत मैं सुन पाया हूं जी, लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब देता हूं जी। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1956, 1954 ये केंद्र का कानून है, और ये केंद्र का जो कानून है उसमें किसी अलग शिकायतकर्ता की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी शिकायत कर सकता है। और महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून समिति के अध्यक्ष सह-अध्यक्ष इस नाते से मैंने ये शिकायत ऑलरेडी की है। ये कानून के तहत जिसको डॉक्टर की डिग्री प्राप्त नहीं है, स्टेट ने या फिर केंद्र ने मान्यता जिस डिग्री को नहीं दी है, ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी बीमारी की शिनाख्त करता है, डायग्नोसिस करता है, तो भी कानूनन अपराध है। इतना ही नहीं तो कोई अगर ट्रीटमेंट की बात करता है, उसको ठीक करने की बात करता है,
ये भी कानूनन अपराध है। और ये एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है कि आप अगर केवल मुंह से बोले तो भी एडवर्टाइजमेंट होती है, प्रिंट होता है तो भी एडवर्टाइजमेंट होती है, और कोई भी चीज यानी ध्वनिफीत हो, चित्रफीत हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, वो भी एडवर्टाइजमेंट होता है। तो ये जो कानून है केंद्र का, उसके अनुसार तो ये डायरेक्टली गुनाह होता है और उसकी शिकायत कोई भी कर सकता है। मैंने समिति के अध्यक्ष इस निस्ते से ये शिकायत ऑलरेडी की। पहली बात, क्योंकि बाबा अपने दिव्य दरबार में उनकी राम कथा के बारे में हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका उल्टा हम स्वागत करते हैं। शुरुआत में मेरी प्रतिक्रिया वही थी जब मैंने सुना 5 से 13 तक यह राम कथा लगने वाली है। बाद में ये दिव्य दरबार की बात आने के बाद में हमने सब वीडियोस खंगाले और कई जगह इस कानून का वीडियोस में उल्लंघन किया गया है, जो मैं केंद्र की कानून की बात कर रहा हूं, जो हर स्टेट में लागू होता है। अब रहा सवाल महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून की बात। महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून में शिकायत करने का अधिकार पहले सबको था। जब ये कानून सम्मत होने की प्रक्रिया पूरी होते आई तब वो बाकी लोगों का अधिकार निकाल दिया और सारी की सारी जिम्मेदारी दक्षता अधिकारी विजिलेंस ऑफिसर पर सौंपी है। इस कानून के तहत कौन कौन शिकायत दर्ज कर सकता है? जो पीड़ित व्यक्ति है या फिर उसके रिश्तेदार है, यानी कुटुंबीय जिसको हम बोलेंगे, फैमिली मेंबर्स बोलेंगे वे, और जादू टोना विरोधी कानून के तहत जो दक्षता अधिकारी डेप्यूट किए जाते हैं वो दक्षता अधिकारी। नागपुर ये बड़ा शहर है और शहर के जो दक्षता प्रमुख अधिकारी होते हैं, जिनको समन्वयक दक्षता अधिकारी कहा जाता है, वो एसीपी क्राइम हैं। तो उनको ये अधिकार है कि वो शिकायत दर्ज करे, कानूनी कार्रवाई करे। केवल शिकायत दर्ज करने तक का अधिकार उनको नहीं है। उनके एरिया में अगर इस ढंग की कोई घटना घटती है तो उन्होंने खुद होकर एफआईआर दाखिल करनी है, शिकायत दर्ज करनी है, उसके बारे में आगे की सारी कार्रवाई करनी है और उस चीज को रोक लगानी। ठीक। इस कानून में ये भी व्यवस्था है कि अगर कोई ऐसी घटना घट रही है तो घटने के पहले ही उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और इन सब चीजों के लिए घटने के पहले घटना पर कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुआ, तो भी बीच में वो चीज होने के बाद, वो कृति होने के बाद या फिर उस ढंग की पब्लिसिटी होने के बाद में कार्रवाई की, तो भी दोनों के लिए इक्वल शिक्षा का प्रावधान है। ठीक। ये जो महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून है वो कानून कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है, 6 माह से लेकर 7 साल की सजा का उसमें प्रावधान है एंड 5,000 से 50,000 ठीक। हमारे साथ पंडोकर सरकार जी भी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडोकर सरकार भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। महाराज जी, सीधे तौर पर चैलेंज किया जा रहा है और आप भी क्योंकि मन की बात पढ़ लेते हैं और आपके बारे में भी ये प्रचलित है, तो कोई आता है तो कई बार उसके जो कष्ट है वो भी हर लेते हैं, तो उनको सीधे तौर पर चैलेंज किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? पहले तो सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से, और पहले जितने दर्शक लोग देख रहे हैं वो पहले अच्छे से समझें और जानें। आदरणीय हमारे चाचा जी और धर्मगुरु, राजगुरु आदरणीय हमारे चाचा जी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं और हमारे दादाजी श्याम मानव जी
और अश्विनी भाई जी सभी को और आप सबके चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले साधुवाद, आशीर्वाद और बड़े लोगों से आशीर्वाद, सभी संतों से मैं आशीर्वाद ग्रहण करना चाहता हूँ। रहा सवाल जानने का और बताने का, तो भारतवर्ष में एक से एक गुरु, एक से एक संत, योगी जन हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से और अनेक चर्चा में ऐसे सदगुरुओं की चर्चा आई है। मन के विषय के अंतर्मत चल रहे मन में प्रश्न, जैसा अमुक प्रश्न अमुक व्यक्ति का होता है, उसका प्रश्न का जवाब देकर उसको सदमार्ग अध्यात्म के माध्यम से बताया जा सकता है। रहा सवाल, जैसे मानव जी, हमारे दादाजी ने जो बात कही, धर्म विरोधी कानून में उनका कोई विरोध नहीं है, विरोध है उनका झाड़ फूक से संबंधित। तो जो झाड़ फूक संबंधित जो कानून जो बनाया गया है जादू टोना के लिए, इसके लिए तो हम ये कहेंगे कि ये गलत है। पूरे भारतवर्ष में अध्यात्म अपनी जगह पर है, धर्म सत्ता अपनी जगह पर है, ज्ञान सत्संग प्रवचन अपनी जगह पर है, परंतु जो झाड़ फूक करते हैं किसी मंदिर के माध्यम से, किसी देवता के माध्यम से, किसी स्थान समाधि के माध्यम से किसी के ऊपर प्रेत बाधा का निवारण हो रहा है, तो ये प्राचीन मान्यताएं। लेकिन कुछ लोग झाड़ फूक के नाम पर खेल तमाशा करते हैं, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते। रहा हमारे धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी जो हैं, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में इनका स्थान है और ये दरबार चलाते हैं। मन की बात महाराज जी, मैं आ रहा हूं, मैं इस पर और आपसे एक सवाल पूछना है, मैं लौट। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल ये है पंडुखड़ सरकार जी, अगर आप ये मान रहे हैं कि इस तरह की सिद्धियां रही हैं हमारे देश के अंदर, गुरुओं के अंदर, कुछ लोग पाखंड भी करते हैं, वो बात अलग है, तो फिर अगर सिद्धि है, उसे कोई चुनौती देता है, तो क्या उस चुनौती को स्वीकार नहीं करना चाहिए? उन सिद्धियों को जनता के सामने रख दें, शायद विश्वास और बढ़ जाएगा लोगों का। देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी विषय हो, इस हर विषय की एक समय पर परीक्षा होती है। जब परीक्षा दी जाती है और परीक्षा ली जाती है, तो आध्यात्म के अनुसार तो मैं यही कहूंगा कि यदि किसी को डाउट है तो अपने विषय पर चर्चा करने में कोई इतराज नहीं है। रहा बागेश्वर महाराज जी का, तो ठीक है, उनका विषय है, मैं उनसे परिचित हूँ, मेरी मुलाकात दतिया में हुई है, लेकिन मुझे अभी तक ये ज्ञात नहीं है कि वो पर्चा बनाते कैसे हैं और क्या बताते हैं। हम जैसे आप सभी लोग टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, वही मैं यहाँ भी देख रहा हूँ किस तरह से दादाजी ने जो कहा कि नागपुर में जब आए और उनको जब चैलेंज किया गया तो उनके पास निमंत्रण गया कि नहीं गया, उनसे कोई मिला कि नहीं मिला, इन दादाजी की टीम वहां पहुंची नहीं पहुंची। देखिए, उनका एक संस्था का काम है, उनका संस्था इसी पर बनी है कि ये सत्य होती है अथवा नहीं होती है। यदि वो गए हैं और उन्हें नहीं बताया है तो दादाजी को बोलना चाहिए और उचित भी है। आपका क्या मानना है? आप तो ये मानते हैं शक्तियां हैं, तो अगर कोई कह रहा है कि हम आपको एक टास्क देते हैं कि हम सामान रख देते हैं किसी कमरे में, तो उसको बता देना चाहिए। मानने वाली बात ही नहीं, शक्तियां होती है, क्योंकि पंडोखड़ धाम में भी दरबार चलता है और इसी तरीके से बताया जाता है और संपूर्ण भारतवर्ष से, देश विदेश से लोग भक्त लोग पंडोखड़ धाम आते हैं। लेकिन उनके विषय बिंदु जो होते हैं, उनके प्रश्न सुने जाते हैं, सुन करके उनके प्रश्नों को उत्तर दिया जाता है और आध्यात्मिक विधि बताई जाती है। शेष रहा सवाल, जैसी अंतर्मन प्रेरणा मिलती है, जो अनुभूति होती है, जो हमारी विधा है, उस विधा के माध्यम से मैं बताता हूँ। शेष दादाजी को यदि इच्छा है तो मैं दादाजी को एक उनकी संस्था को मैं पंडोखड़ धाम के लिए आमंत्रण करता हूं कि पंडोखड़ धाम आए और इसी विषय, जिस तरह से बागेश्वर भैया जी से, धीरेन्द्र जी से जो बात रखी है, वो पंडोखड़ धाम में भी आके रख सकते हैं। लेकिन हम जो बता सकते हैं वो सब लोग देखेंगे, सब लोग जानेंगे और सभी मीडिया के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के सभी को मैं आमंत्रित भी करूंगा कि पंडोखड़ धाम दर्शन जरूर करें और दर्शन मत्था जब टेकें जब उनको कुछ दिल की और बड़ी बात आपने कह दी है। मानव जी से इस पर रिएक्शन। मानव जी, यहाँ पर तो स्वीकार हो गया है चैलेंज इसी तरह का, आप देना चाहते हैं क्या? आप जाएंगे पंडोखड़ सरकार के दरबार में? हमारे धाम में आकर ये चैलेंज स्वीकारिए, ये कहने का मतलब ऐसा है कि सभी जो दर्शक होते हैं, प्रेक्षक होते हैं, भक्तगण होते हैं, उनके प्रेशर के अंदर ये सब किया जाए।
ये चीजें वैज्ञानिक चीजें हैं, फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन के अंदर सिद्ध करनी होती है। और मैंने जो चैलेंज दिया है कि नागपुर के पत्रकारों के सामने 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल होगा, पंचमंडल होगा, जो तटस्थ लोग होंगे, मेरी ओर से भी तटस्थ होंगे, मेरे भी साथ में उनका कोई संबंध नहीं होगा और बाकी विरोधी पार्टियों का भी कोई संबंध नहीं होगा। और उनके सामने ये चैलेंज साइंटिफिक तरीके से अमल में लाया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर धीरेन्द्र स्वामी जी ने ये दावा किया कि वो लोगों का नाम अपने आप जानते हैं, उनके पिताजी का नाम जानते हैं, उनकी उम्र जानते हैं और उनके फोन नंबर्स भी जानते हैं। वैसे दावे तो ऑलरेडी वीडियो ट्यूब पर उपलब्ध है, उनके ही दिव्य दरबार के सभी वीडियोस में उन्होंने ही प्रदर्शित किए हुए। साथ में उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो अपने भक्त के घर में कौन से रूम में कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन सी अलमारी में, ये बता सकते हैं। यहाँ तो स्वीकार इसको इंग्लिश में तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कही कि हम तो आ जाइए हमारे दरबार में जाने में कुछ दरबार में आप पहली बात आप सुन लीजिए। जी। दरबार में ये बातें सिद्ध नहीं हो सकती है क्योंकि वहां वो कंट्रोल हमारा नहीं रहता है। इसके सभी तरीके मैंने कई बाबाओं को एक्सपोज किया है कि किस ढंग से ये जानकारी पहुंचाई जाती है, किस ढंग से जानकारी ये प्राप्त की जाती है। इसलिए उनको ऐन वक्त पर 10 लोग दिए जाएंगे और 10 लोग देने के बाद में उनको पहले से इसका कोई लिंक नहीं होगा कि कौन व्यक्ति है, वे उनके नाम पहचाने, उनके पिताजी के नाम पहचाने, उनके फोन नंबर्स बताए। अगर सही में आप में दिव्य शक्ति है तो इसी ढंग से ये आह्वान स्वीकारने के लिए आगे आना चाहिए। मैं मानव जी एक मिनट सर, दिक्कत केवल जगह को लेकर है या व्यक्तियों को लेकर है? व्यक्ति तो आपके ही होंगे ना सर? जगह को लेकर नहीं है, जगह व्यक्तियों को लेकर है ना। मैं इस पर स्पष्ट कर लेता हूं थोड़ा सा पंडुकर सरकार जी से। पंडुकर सरकार जी, कोई भी व्यक्ति आएगा उसका चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं क्या? मैं थोड़ा सा स्पष्ट 100%। सीधी सी बात है, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, आप आगे चले जाएंगे। ये जो बातें हैं वो फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ही। देखिए, मुझे लाइन से काटना मत, मेरी बात पूरी सुनना है, क्योंकि देखिए आध्यात्मिक गुरुओं की धर्म सत्ता के ऊपर बात है। इसलिए मैं अन्य कोई राजनीतिक दल की बात हो रही होती तो मुझे काट दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे पूरा सुनना है। मैं दादाजी के विषय को संपूर्ण सुनूंगा और पंडोकर धाम में सार्वजनिक दरबार नहीं लगेगा। जैसा वो आध्यात्मिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, जिस तरीके से वो चेक करना चाहें, कैमरों के माध्यम से, पढ़ी लिखी टीम के माध्यम से, अटेंडम कभी भी किसी क्षण 10 नहीं 50 तैयार कर देंगे, मैं बताने के लिए तैयार हूं। बताइए मानव जी। वर्धा क्यों नहीं आप नागपुर क्यों नहीं आना चाहते? नागपुर में आपकी सुरक्षा से लेकर हर चीज की व्यवस्था हम करेंगे। नहीं दादाजी, मैं भी आपकी सुरक्षा की बात नहीं, कानून का योग है, कोई किसी की सुरक्षा नहीं करता है। मैं आपको पंडोकर धाम के लिए सर आमंत्रित करता हूं। यदि मेरा कार्यक्रम मैंने पहले ही कहा, महाराष्ट्र में होता, गुजरात में हो, तब तक के लिए आप इंतजार करें। मैं जब भी आपके प्रक्षेत्र में कभी आऊं और आयोजक मंडल कोई कार्यक्रम पंडोकर धाम का लेता है तो मैं अवश्य निमंत्रण नागपुर में ही स्वीकार करूंगा। हाँ, नागपुर में आप कीजिए, पत्रकारों के सामने, पत्रकार भवन में होगा, एक तटस्थ जगह पर होगा, पत्रकार भवन में होगा, नागपुर में होगा और आपकी डेट के सहूलियत के अनुसार होगा। जहाँ के चाहे वहां के बुला ले, मैं तैयार हूँ दादाजी आपके लिए। हाँ, तो आप नागपुर आ जाइए, डेट तय कर लीजिए। उसके पहले मेरे पंडोकर धाम में प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 हजार भक्त रहते हैं। अभी भी आप पंडोकर धाम में 15,000 से ज्यादा लोग हैं और हर महीने लगभग 1 से 2 लाख लोग दर्शन करते हैं। और बागेश्वर वाले भैया की मैं बात कहूं तो मैं इस पे मैं कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, वो बता पाएंगे अथवा नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपके संपूर्ण निमंत्रणों को, संपूर्ण चैलेंजों को मैं स्वीकार करता हूं। बहुत अच्छी बात है, आपने स्वीकारा है, मेरी बात सुनिए। लेकिन न्यूज नेशन की आपने न्यूज नेशन के प्लेटफॉर्म पे ये स्वीकारा है, इसलिए अब आगे की जिम्मेदारी न्यूज नेशन की है। नागपुर में इस ढंग का वो प्रोग्राम आयोजित करे, पत्रकारों के सामने फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये अपने आप जो बात। हम तो तैयार हैं सर, आपने कहा कि हम बुलाने के लिए तैयार हैं, पंडोकर सरकार कह रहे मैं आने के लिए तैयार हूं, तो हमारी टीम भी जाने के लिए तैयार है। आप करिए ना, इस विवाद को एक नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आयोजक मंडल कार्यक्रम करेगा, उसमें हमें बिफोर 10 दिन पहले बताया जाएगा। अमावस्या से दशमी तक दरबार पंडोकर धाम में रहता है। अब 365 दिन प्रतिदिन पंडोकर धाम में दरबार लगता है और जहां जन समस्या का समाधान, अध्यात्म मार्गदर्शन, ज्योतिष मार्गदर्शन,
और पराशक्ति के माध्यम से मार्गदर्शन किया जाता है। देखिए साहब, हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ, जैसे आपके यहाँ विज्ञान पद्धति के माध्यम से आप बात कर रहे हैं, आप रिसर्च विज्ञान के माध्यम से बात कर रहे हैं, मैं अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से बात कर रहा हूँ। जो मेरे पास ज्ञान है, मेरे गुरुजी ने दिया है, आदरणीय चाचा जी बैठे हुए हैं, और धर्म ग्रंथों के बारे में मेरा कोई बहस नहीं, धर्म गुरुओं के मैं ना ही उसके बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ। उनके ही सामने कह रहे हैं, चाचा जी तो बहुत दूर की बात है। पहले आप हमसे मैं आपके सामने फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज आधा मिनट सुन लीजिए प्लीज। जी जी, मन की बात जानना, इसके बारे में हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अपने आप पहचानना, यानी आप लोगों के नाम अपने आप पहचानते हो, उनके पिताजी के नाम अपने आप पहचानते हो, उनकी उम्र अपने आप पहचानते हो, उतना ही नहीं तो उनके टेलीफोन नंबर्स पहचानते हो। इस ढंग का आह्वान आप स्वीकारने के लिए तैयार है क्या? बताएंगे, बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप टेलीफोन के बजाय अगर बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे तो भी ठीक है। यदि देखिए दादाजी, आपने यदि हमको इस रूप में बुलाया है तो मैं अवश्य आप बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, मैं आपके सम्मान कर रहा हूं, आपके कानून व्यवस्था का। और कानून व्यवस्था जो जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष में हर प्रदेश में इस तरीके का गठन होना चाहिए, और न्याय और धर्म की बात होना चाहिए, और सत्य की बात होना चाहिए, जिससे पाखंड। उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बात छूट ना जाए। तो हम आपको वक्त पर 10 आदमी देंगे, पास में एक रूम होगी, उसमें 10 चीजें रखी जाएगी, और आपको ये दोनों चीजें 2 बार रिपीट करनी है, एक ही बार में नहीं होगा। एक बार गलती हो करेंगे, लेकिन कैमरे पर 2 बार रिपीट जब होगा, कमरे में कुछ नहीं होगा। अगर 90% के ज्यादा अगर आप करेक्ट रहेंगे तो आपने ये शक्ति सिद्ध की है, ऐसा माना जाएगा। ये बातें आपको मंजूर है क्या? न्यूज नेशन में ही तय हो तो ज्यादा अच्छा होगा। हर प्रकार का आपका निमंत्रण स्वीकार है जी। अभी मैंने न्यूज नेशन के सामने जो बातें आपके सामने रखी हैं, फिर से मैं एक बार आधे मिनट में रिपीट करता हूँ। वक्त पर हम 10 प्लीज आधा मिनट बाद में मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। हम 10 आदमी ऐन वक्त पर आपको देंगे। ये 10 आदमियों के नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र, बैंक अकाउंट नंबर या फोन नंबर आप कहेंगे, साथ में बाजू में एक रूम होगी, उसमें 10 चीजें रखी जाएगी, वो भी आप अपने दिव्य शक्ति से पहचानेंगे, और ये प्रक्रिया 2 बार रिपीट होगी, और 90% के ऊपर करेक्ट आया तो आपने सही बताया, ये माना जाएगा। 100 की हम अपेक्षा नहीं कर रहे। और ये आयोजन में न्यूज नेशन भी सम्मिलित होगा, और नागपुर के पत्रकार भवन में ये आयोजित होगा। ये बातें आपने अभी मान्य की हैं न्यूज नेशन के आगे, ऐसा मैं मानता हूं। फिर अभी आपकी बात मैं सुनता हूं। देखिए, मीडिया अपनी जगह पर है, पूरे देश का चौथा स्तंभ है, और आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा, मैं अपनी बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन दरबार जैसा लगता है उसी तरीके से एक हॉल में लगेगा, आपके लोग होंगे, हमारा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, मात्र मैं अकेला आऊंगा। नहीं, दरबार जैसा होगा, आपके ही सब होंगे। यहाँ आप होगे, और आपके सामने आपको पता न होने वाले 10 व्यक्ति होंगे। 10 नहीं, आप तो जितने लोगों को चाहे उतना बढ़ा लेना। नहीं, 10, केवल 10, ज्यादा नहीं, केवल 10। जी दादाजी, मैं आप अपना समय ले सकते हो उनकी और आप तक उनकी जानकारी ना पहुंचे, अब तक उनकी जानकारी ना पहुंचे, इसलिए जो जो आवश्यक है वो चीजें की जाएगी। आप क्या सामान रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे, मुझे मतलब नहीं है। मेरे जो समझ में आएगा मैं लिखूंगा, और तत्काल वो व्यक्ति ये कहेगा जी सत्य है, बस। जी ठीक है। तो आपने न्यूज स्टेशन के सामने ये आह्वान स्वीकारा है। हम जो अभी मैं न्यूज नेशन के सही है। नहीं, मैं समझा नहीं आपने क्या कहा। जो व्यक्ति जो भी प्रश्न करेगा, जो भी पूछेगा, चाहे जेब के बारे में पूछे, चाहे नहीं, वो कोई पूछेगा नहीं, वो कुछ पूछेगा नहीं, बताऊंगा, वो ऐस कहेगा। आपको मैं इससे नहीं जानता। जी, आह्वान किस बात का है? अपने आप पहचानने का आह्वान। उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र, आपकी अपनी समस्या पूछेंगे, चाहे वो बैंक अकाउंट नंबर पूछे, चाहे वो आधार नंबर पूछे, या कुछ भी चीज पूछे, वो बताने की जिम्मेदारी हमारी है। जी साहब जी, फिर यही पूछेगा कि मेरा नाम क्या है, मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरी उम्र क्या है, और मेरा बैंक अकाउंट नंबर क्या है, यही पूछेगा। लेकिन हमारे कार्यक्रम से 10 दिन बिफोर बताया जाएगा, और यदि हमारे कार्यक्रम बाहर चल रहे होंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। पंचोकर धाम में अमावस्या पर्व चल रहा होगा तो नहीं जाऊंगा। 10 दिन पहले आप जो तारीख देंगे महाराज जी, आप जो तारीख देंगे, आपके सहूलियत की जो तारीख होगी,
आप नहीं आपके टेलीविजन पर सहूलियत रिकॉर्ड की जो करिएगा, तारीख मोबाइल होगी के माध्यम उसी के से, अनुसार ये टेलीविजन के आह्वान, माध्यम से आप इस देखिएगा, आह्वान का दूरभाष के आयोजन माध्यम से किया हमारी बात जाएगा। होगी। ठीक, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं संतोषानंद सरस्वती जी से भी बहुत देर से इंतजार किया, माफी चाहता हूं मैं आपसे महाराज जी, लेकिन जिस तरह की ये पूरी चर्चा हो रही है संतोषानंद जी, क्या हम अपने जो धार्मिक मुद्दा है उससे भटक तो नहीं रहे हैं कहीं? जी हेलो जी संतोषानंद सरस्वती जी बोलिए। जिस तरह की चर्चा है, क्या ये धर्म से हटकर, क्या उसको चैलेंज करना आपकी नजर में ये किस तरह? हाँ जी बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है संतोषानंद जी, बोलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं सबको, जी हाँ आवाज आई है, मैं सुन रहा हूं और अपने अपने दायित्व और कर्तव्यों के निर्वहन की सबने जो चर्चा की है मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन सर्वा सर्व न जानाति, सभी सब नहीं जानते, यह आवश्यक है कि कौन कितना जानता है और कैसा जानता है, यह समझने की आवश्यकता भी है। यह अलग बात है कि किसी भी प्रकार का कानून, उसके जो मापदंड केवल निर्धारित किए गए हैं, क्या वह ज्ञान, जिस ज्ञान का प्रयोग कोई कर रहा है, क्या उसके मापदंड उतने ही हैं केवल, अथवा उससे भी अधिक हैं जिन मापदंडों के आधार पर वह अपना कार्य कर रहा है। मैं दोबारा इसकी रिपीट करूं जी, जिससे कि अर्थात जादू टोना के लिए जो अभी हमारे वकील साहब ने जो बिंदु गिनाए हैं, क्या जादू टोना इन्हीं 10-12 बिंदुओं के अंतर्गत आता है? भारतीय सनातन धर्म साहित्य में 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में जो अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं करता है और उन व्याख्याओं को धर्मनिष्ठ लोग अपनी कर्मनिष्ठता से जोड़कर व्यवहार में समाज के बीच लाते हैं। अब ये अलग बात है कि इस कानून को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। भारत जैसे देश में ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि है ये, जिसमें अगर इतिहास को साक्षी माना जाता है तो क्या हमारे धर्मशास्त्रों को एक बहुत बड़ा समुदाय है जो उसको सत्य के धरातल पर देखता है, तो क्या सत्य के धरातल पर हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं? या हमारे सभी प्रकार के कार्यों को उन्हीं 10 बिंदुओं में या 5 बिंदुओं में ही मान लिया जाएगा? या जिन्होंने ये कानून बनाया है, क्या उन्होंने जादू टोने को समझ पाया है कि जादू टोने में कौन कौन सी विधाएं आती हैं और उनके लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता है? एक जादूगर, अभी हमारे यहाँ ग्वालियर में एक जादूगर ने मंच से बहुत बड़े कारनामे दिखाए। मैं समझता हूँ देश और विदेश में जादूगर जाते हैं, हो सकता है महाराष्ट्र में ये कानून बन गया और वहां वो न जाता हो। और हमारे साथ अश्विनी जी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आप पूरी डिबेट को सुन रहे थे लगातार और आपने शुरू में कहा था कि इसमें किसी शिकायतकर्ता का होना बड़ा जरूरी है, जिस पर दूसरी तरफ से कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस पर अब आप लास्ट का क्लोजिंग कमेंट क्या बोलेंगे सर, कि क्या कानूनी मामले में फंसेगा पूरा मामला? देखिए, दो बातें हो रही थी। एक महाराष्ट्र के लेजिस्लेशन की बात हो रही थी, एक सेंट्रल लेजिस्लेशन की बात हो रही थी। सेंट्रल लेजिस्लेशन में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 है, जिसमें जो उसकी डिफिनीशन है उसके मुताबिक एक विज्ञापन की बात करता है, औषधि की बात करता है, चमत्कारिक उपचार की बात करता है, तिलिस्म मंत्र, कवच, किसी प्रकार का जादू टोना, और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी इसकी बात करता है, और ऑफेंस की बात करता है। एक तो बात हमारे आदरणीय नागपुर के धर्म उन्मूलन संस्था के जो यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने कहा। दूसरी बात, महाराष्ट्र का जो लेजिस्लेशन है, जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है, उसमें निश्चित तौर पर गवर्नमेंट बॉडीज को पूरा राइट है ऑफेंस को रजिस्टर करने का।
स्टेट लेजिस्लेशन में रिस्ट्रिक्शंस हैं। दूसरी बात हम आते हैं, एक कानून का होना और एक किसी व्यक्ति का दावा। देखिए, भारत में यह मानना कि मैं कानून का विद्यार्थी होने के बाद भी ये बात बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े आदर के साथ कहूंगा कि हमारा जब भारतीय संविधान बना तो हमारे भारतीय संविधान में भी आप देखेंगे भगवान राम की फोटो, श्री गणेश की फोटो, मां लक्ष्मी की फोटो, आध्यात्मिक शक्तियों की बात। अगर हम बात करें तो आध्यात्मिक शक्तियों की बात इस देश में हुई है। मैं कानून का विद्यार्थी होने के बाद पुनः शिद्दत, लेकिन ढोंग, फरेब, ठीक सर, ये इसी के साथ मैं क्लोज कर रहा हूं। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए, और जो चैलेंज यहां पर स्वीकार किया, उम्मीद है कि उसका आयोजन भी जल्द कराया जाएगा। न्यूज नेशन जरूर वहां पर पहुंचेगा अपनी टीम के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।